नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी दौर को समझने वाले हैं, मौर्योत्तर काल। ये वो टॉपिक है जिससे एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सवाल आते ही आते हैं। तो हम सीधे उन तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये टॉपिक सीधे सीधे आपके नंबरों से जुड़ा हुआ है। मौर्यों के पतन के बाद भारत में आखिर हुआ क्या, कौन से नए राजवंश आए और हमारी संस्कृति में क्या क्या बड़े बदलाव हुए। ये सारे सवाल एग्जाम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, जिन्हें आज हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मौर्यों के बाद की राजनीतिक स्थिति से। फिर हम प्रमुख भारतीय और विदेशी राजवंशों को समझेंगे, कला और व्यापार पर उनका क्या असर हुआ ये देखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट दोहराएंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ तो भारत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्य पैदा हो गया, और यहीं से एक विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड युग की शुरुआत होती है। यहाँ आप एक बहुत बड़ा फर्क देख सकते हैं। एक तरफ था मौर्य काल, जहाँ एक विशाल सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य था, मतलब सारी पावर एक राजा के हाथ में थी। और दूसरी तरफ है मौर्योत्तर काल, जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, मतलब अब कोई एक सुपर पावर नहीं रही, बल्कि अलग अलग इलाकों में नई नई ताकतें उभर कर सामने आईं। ये नक्शा उसी बिखराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, उत्तर में शुंग और कुषाण हैं, तो दक्कन के इलाके में सातवाहनों का दबदबा है। अब एक बड़े साम्राज्य की जगह हमें कई क्षेत्रीय शक्तियों का एक मिला जुला रूप दिखाई देता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि मौर्यों के बाद भारत की गद्दी पर कौन बैठा। हम तीन प्रमुख भारतीय राजवंशों पर फोकस करेंगे, शुंग, कण्व और सातवाहन। तो सबसे पहले बात शुंग वंश की। इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन्होंने ब्राह्मणवाद को फिर से बढ़ावा दिया और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये मौर्यों के बौद्ध धर्म को दिए गए संरक्षण से एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके अलावा भरुच स्तूप का निर्माण और पतंजलि के महाभाष्य को संरक्षण देना भी इनकी खास उपलब्धियों में गिना जाता है। शुंगों के बाद एक बहुत ही छोटा सा राजवंश आया, कण्व वंश, जिसकी स्थापना वासुदेव कण्व ने की थी। ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए, सिर्फ 45 साल तक ही इनका राज रहा। इनके बारे में खास बात यह है कि इनका अंत दक्कन के सातवाहनों ने किया, जो कि एक नई शक्ति के उदय का साफ संकेत था। और हाँ, कण्वों के पतन के साथ ही दक्कन में सातवाहनों का उदय होता है। इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इनके सबसे महान शासक थे, जिन्हें एक ब्राह्मण भी कहा जाता है। परीक्षा के लिए 2 बातें बहुत खास हैं। एक तो इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट्स देने की प्रथा शुरू की, और दूसरा, ये पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर राजाओं की तस्वीरें छपवाईं। अब हम अपने विश्लेषण के एक और बहुत ही जरूरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम से जो विदेशी आक्रमण हुए, उन्होंने भारतीय राजनीति और संस्कृति पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। इस स्लाइड पर तो खास ध्यान दीजिए। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। विदेशी आक्रमणों का सही क्रम कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी, फिर आए शक, उनके बाद पार्थियन और आखिर में कुषाण। ये क्रम आपको एकदम रट लेना है। इन सभी विदेशी ताकतों में से कुषाण सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे, और उनके सबसे महान शासक थे कनिष्क। इनका शासनकाल कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मशहूर रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिससे भारत में व्यापार और समृद्धि का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। कनिष्क का एक और बहुत बड़ा योगदान था चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस संगीति का सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि यहीं से महायान बौद्ध धर्म का औपचारिक रूप से उदय हुआ, जिसने बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया और इसका प्रचार प्रसार मध्य और पूर्वी एशिया में और भी आसान बना दिया। राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद ये दौर सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। इस समय में हमें कला, धर्म और व्यापार का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, गांधार शैली पर यूनानी रोमन प्रभाव है और इसमें स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल हुआ। वहीं मथुरा शैली पूरी तरह से स्वदेशी है,
जिसमें लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होता था, और ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी थी। एक और बड़ा फर्क यह है कि गांधार कला में रियलिज्म यानी यथार्थवाद पर जोर था, तो मथुरा कला में आध्यात्मिक भाव पर जोर दिया गया। आर्थिक रूप से देखें तो ये एक जबरदस्त दौर था। सिल्क रूट पर कुषाणों के कंट्रोल ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड नेटवर्क से जोड़ दिया। रोमन साम्राज्य के साथ तो इतना व्यापार बढ़ा कि भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सोने के सिक्के आने लगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं। ये क्विक रिवीजन सेक्शन आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। तो मुख्य बातें क्या हैं? विदेशी आक्रमणों का सही क्रम, कनिष्क और उनसे जुड़े 3 तथ्य, शक संवत, चौथी बौद्ध संगीति और सिल्क रूट। सातवाहनों के 2 प्रमुख योगदान, भूमि अनुदान और चित्र वाले सिक्के, गांधार और मथुरा कला के बीच का फर्क, और आखिरी में महायान बौद्ध धर्म का उदय। ये तथ्य तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेने हैं। चलिए अब कुछ सवालों से अभ्यास कर लेते हैं। पहला सवाल है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? जरा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है सी, पुष्यमित्र शुंग। दूसरा सवाल कला से जुड़ा है। ग्रीको बौद्ध कला किसे कहा जाता है? याद कीजिए, विदेशी प्रभाव, स्लेटी पत्थर। हाँ, इसका सही जवाब है सी, गांधार शैली, जिसमें यूनानी प्रभाव साफ साफ दिखता है। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं कि जब देश राजनीतिक तौर पर टुकड़ों में बटा हुआ था, उसके बावजूद ये दौर सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से इतना आगे और इतना नया कैसे हो सका? इसका जवाब ही इस युग की असल कहानी को दिखाता है। इसी सवाल के साथ हम आज का यह विश्लेषण समाप्त करते हैं।